वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे फंक्शन फलन। ठीक है, तो सबसे पहले फलन को समझने के लिए हम इसके बेसिक्स पे जाते हैं। तो इसके बेसिक में हमें सबसे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं सेट या समुच्चय। सेट या समुच्चय जैसा कि आपने पढ़ा होगा, ये सुपरिभाषित घटकों का एक संगठन या कलेक्शन या चुनाव होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि वह सभी वाहन जो माल परिवहन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो वे सभी वाहन जो माल परिवहन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, मैं इन सेट को या इस कलेक्शन को एक सेट का नाम देता हूं ए। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या आएगा? तो इसमें ट्रक आएगा, ट्रोला आएगा। ठीक है, इसी तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं जिसमें कि एक जगह से दूसरी जगह तक माल ले जाया जाता है, ट्रेन आएंगी, मालगाड़ियाँ। ठीक है, तो वो सभी इसके अंदर आएंगे। और इसके अंदर क्या नहीं आएगा? इसके अंदर आपका बाइक नहीं आएगी, कार नहीं आएगी, ठीक है, बस नहीं आएगी, क्योंकि ये माल पहुंचाने के लिए प्रयोग में नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी समुच्चय को परिभाषित करने के लिए या समुच्चय को बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़ क्या कि वो किससे बनेगा, उसके घटक क्या होंगे। ठीक है, तो वो घटक चाहिए होते हैं, जैसे कि इस स्थिति में वाहन या आपका जो भी व्हीकल हो सकता है वो इसका एक चीज़ होता है। दूसरी चीज़ होता है इसकी परिभाषा। अब जैसे मैंने कहा यहाँ देखिए सभी वाहन, दूसरा इसकी परिभाषा माल परिवहन के लिए। ठीक है, तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़कर हम एक समुच्चय का निर्माण करते हैं। समुच्चय को हम हमेशा ये मजले ब्रैकेट से दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें ट्रक आ जाएगा, मालगाड़ी और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगी, तो ये एक समुच्चय बन जाएगा। इस तरह से हम अपने एक समुच्चय को परिभाषित करते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए कुछ आवश्यक समुच्चय होते हैं जो आपने पहले भी पढ़े हैं, उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक होता है n, नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, अब प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याएं होता है 1, 2, 3, 4 और इसी तरह से अनंत तक। ठीक है, मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे पूरे नंबर हैं, 1, 2, 3, 4 बटे वाली संख्याएं या ऋणात्मक संख्याएं, और ज़ीरो भी इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा आता है Z। Z बोलते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक जो होते हैं या इंटीजर्स जो होते हैं वो होते हैं जिसमें बटे या डिवाइड करने वाली संख्याएं नहीं आती हैं। ठीक है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक। ठीक है, तो ये सभी इंटीजर्स या पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम Z प्लस भी डिफाइन कर सकते हैं। Z प्लस में क्या होगा? Z प्लस में सारे धनात्मक पूर्णांक आएंगे। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके बाद हम डिफाइन करते हैं Q। Q होता है रैशनल। ठीक है, रैशनल नंबर या परिमेय
परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब देखिए ये सभी सेट हैं, समुच्चय हैं। तो परिमेय संख्याएं किस तरह से परिभाषित की जाती हैं? तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा होती है कि जिसे हम p/q फॉर्म में, अगर हम किसी भी संख्या r को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये सभी r से मिलके बनने वाला जो सेट होता है वो होता है q, या रैशनल नंबर्स का सेट, या परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, वो समुच्चय जिसमें हर एक संख्या को हम p/q, जहाँ पे p और q आवश्यक रूप से इंटीजर्स हैं, ठीक है, से निरूपित कर सकते हैं। तो ये जो संख्याएं होती हैं ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है r, जिसे कि हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर सेट वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उनमें सभी संख्याएं आ जाती हैं, चाहे वो परिमेय हो, अपरिमेय हो, नेचुरल नंबर हो या इंटीजर्स हो, किसी भी तरह की संख्या हो, वास्तविक संख्याओं में सभी शामिल होता है। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं को जो कि वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, इन सभी को एक लाइन के द्वारा भी दर्शाया जाता है। वही लाइन जो आपने ग्राफ के ऊपर भी देखी होगी ना, उसी तरह की एक लाइन। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, इसी तरह से -1, -2, -3, -4 और आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और इसको लाइन से दर्शाने का एक ही कारण होता है कि इसके बीच में जितने भी नंबर हैं वो सब भी वास्तविक हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको कभी कभी वास्तविक संख्याओं का जो सेट होता है उसको रियल लाइन भी कहते हैं। ठीक है, वास्तविक रेखा। ठीक है, रियल लाइन से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरह से होते हैं हमारे सेट्स। और सेट्स में हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी सेट होते हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल और रियल नंबर सिस्टम। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं फंक्शन के ऊपर कि फंक्शन जो होगा वो किस तरह का होगा। तो देखिए, फंक्शन एक बहुत जनरल चीज़ होती है जो कि दो सेट्स के बीच में, दो समुच्चयों के बीच में संबंध को दर्शाता है। ठीक है, दोनों के बीच में जो संबंध होता है उसे दर्शाता है, मगर इसके साथ ही कुछ प्रतिबंध भी इसके ऊपर लगे हुए होते हैं। ठीक है, वो प्रतिबंध अगर कोई भी संबंध पूरा करता है तो उस संबंध को ही हम फलन या फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि फंक्शन एक रिलेशन होता है दो सेट्स के बीच में। फलन दो समुच्चयों के मध्य संबंध होता है जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, मतलब कि जो एक विशेष प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, वो जो संबंध होता है वो ही संबंध फलन कहलाता है, नहीं तो वो संबंध फलन नहीं कहलाता है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि संबंध हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं दो सेट डिफाइन कर रहा हूं, सेट ए। ठीक है, सेट ए के अंदर मैंने रखा दशरथ, राम, लक्ष्मण। ठीक है, सेट बी के अंदर मैंने रखा सीता, केकई, उर्मिला,
कौशल्या, ठीक है, ये मैंने 2 सेट डिफाइन किए हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों सेट हैं, तो पहला सेट जो दिखाता है वो दिखाता है कि 3 लोग जो कि राम जो थे उनके वंश के 3 लोग हैं, दशरथ, राम और लक्ष्मण। बी सेट में महिलाएं हैं उसी वंश की, सीता, कैकेयी, उर्मिला और कौशल्या। ठीक है, अब हम इस दोनों सेट्स के मध्य अलग अलग तरह से संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि एक रिलेशन R1 डिफाइन किया। ठीक है, वाइफ ऑफ मतलब पत्नी है। ठीक है, तो संबंध किस तरह से होगा? सीता राम से संबंध, क्योंकि सीता राम की पत्नी है। उर्मिला लक्ष्मण से। ठीक है, इसी तरह से कैकेयी दशरथ से, कौशल्या दशरथ से। ठीक है, तो ये एक संबंध है। ठीक है, वाइफ। इसी तरह से पुत्र का भी डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, या फिर मदर का डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, तो ये सभी इन सभी तरह से हम संबंध को परिभाषित कर सकते हैं। तो अब जो फलन होता है, फलन भी ये जो संबंध हमने लिखा R1 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 R1, तो हमने जो ये अपना पहला संबंध परिभाषित किया था, अगर ये संबंध जो हम विशेष कंडीशन इसकी परिभाषा में देंगे, अगर ये उस विशेष प्रतिबंध को पूर्णतः संतुष्ट करता है, तभी यह संबंध फलन कहलाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फलन के लिए सेट होता है 2। ठीक है, और दोनों सेट ऐसा नहीं है कि खाली होना चाहिए। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, दोनों में कुछ ना कुछ होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ने वाला एक संबंध हो और वो किसी विशेष प्रतिबंध को संतुष्ट करता हो, तभी ये जो संबंध होगा इसे हम फलन कहेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम फलन की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। तो देखिए, फलन की परिभाषा पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं। लेट A एंड B be 2 non-empty सेट्स। ठीक है, दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स होना चाहिए। देन अ फंक्शन f from A to B is a rule or method। ठीक है, नियम है या तरीका है, और correspondence which associates elements of set A to elements of set B such that। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या कहा कि A और B 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं, इनमें एक फंक्शन f इस प्रकार है। ठीक है, चाहे वो नियम हो, चाहे तरीका हो, चाहे दोनों के बीच का संबंध हो, कुछ भी हो, वो इस प्रकार का है कि वो सेट A और सेट B के जो भी अवयव होते हैं, घटक होते हैं, उनको जोड़ता है, एसोसिएट करता है इस प्रकार से कि 2 कंडीशंस होती हैं। All elements of set A are
associated to elements of set B। सेट A के सभी अवयव सेट B के सभी अवयवों से संबंधित हों। यहां पे ये याद रखिएगा कि हमने कंडीशन क्या दी है कि सेट A के सभी अवयव B के अवयवों से संबंधित हों। हमने ये नहीं कहा है कि B के सभी अवयव, हमने कहा है A के सभी अवयव तो कवर होने ही चाहिए। B के हो सकता है कि कुछ अवयव छूट जाएं, ठीक है, मगर A के सभी अवयव आने चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन, एन एलिमेंट ऑफ सेट A is associated with a unique element of set B। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है कि A के सभी एलिमेंट्स या A का कोई भी एलिमेंट B के एक यूनिक एलिमेंट के साथ ही संबंधित होना चाहिए, अन्यथा वो फलन नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे लिए फलन की परिभाषा में दो प्रतिबंध हुए। पहला प्रतिबंध कि जो पहला सेट है A, ठीक है, उससे सेट B में सारे अवयवों के साथ संबंध होना चाहिए, मतलब A के सारे अवयव कवर होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन हमारे साथ ये हुई कि जो A के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो A का कोई भी एलिमेंट B के एक से ज्यादा अवयवों के साथ संबंधित नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा अवयव के साथ कोई भी संबंधित नहीं होगा, केवल एक के साथ संबंधित होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हुई हमारे लिए जो हम स्टडी करते समय ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फलन के लिए। ठीक है, आप इसे हिंदी में भी समझ सकते हैं कि माना कि A तथा B दो अशून्य समुच्चय हैं। ठीक है, अशून्य समुच्चय है मतलब दोनों में कोई ना कोई अवयव अवश्य उपस्थित होता है। तो एक फलन f A से B में एक नियम या एक तरीका या एक संबंध है जो कि A के अवयवों को B के अवयवों से इस प्रकार संबंधित करता है या जोड़ता है कि A के सेट A या समुच्चय A के सभी अवयव सेट B के अवयवों से जुड़ जाते हैं। ठीक है, एक तो A के सारे अवयव B के अवयवों से जुड़ने चाहिए, A के कोई भी अवयव बचना नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रतिबंध है कि A के अवयव B के एक ही अवयव से जुड़ें, एक से ज्यादा से ना जुड़ें। ठीक है, जैसे कि एक से ज्यादा जुड़ने का मैं आपको उदाहरण बताता हूं। जैसे सपोज कीजिए, मानिए कि हमारे पास हमने एक डिफाइन किया है f of x बराबर x स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ये डिफाइन कर दिया, परिभाषित कर दिया हमने f of x बराबर x स्क्वायर। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक मेथड है। ठीक है, तो हम मेथड के थ्रू हम परिभाषित कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने a लिया 1, 2, -1 और -2, और मैंने एक b लिया। b के अंदर मैंने लिया 1, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि क्या ये जो फंक्शन मैंने लिया है f(x) बराबर x स्क्वायर, ये एक फलन है या नहीं है? तो हम इसकी जांच करते हैं। अब हम इसमें a के अवयव को रखेंगे, तो f of 1 क्या होगा? 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर मतलब 1। ठीक है ना, f of 2 क्या होगा? 2 का स्क्वायर मतलब 4। f of 3 -1 क्या होगा? -1 का स्क्वायर मतलब कि 1। f of -2 क्या होगा? -2 का स्क्वायर मतलब कि 4। ठीक है, यही आएगा।
ठीक है ना। तो हर एक अवयव का हमने करस्पॉन्डेंस इस फंक्शन के अंतर्गत देख लिया। तो जो हमारा पहला कंडीशन था, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ए के सभी अवयव, तो ए के 4 अवयव थे हमारे पास, चारों अवयव बी के का जो प्रतिबिंब है वो बी के अंदर आ रहा है, 1 है 4 है, ठीक है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। दूसरी कंडीशन पे एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विथ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो क्या ए का एक एलिमेंट बी के एलिमेंट से यूनिकली एसोसिएटेड होता है, ठीक है। अब देखिए 1 जो 1 है वो 1 से यूनिकली है, 2 4 से एसोसिएट होता है, -1 1 से एसोसिएट होता है और -2 4 से एसोसिएट होता है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका हर एक एलिमेंट यूनिकली एसोसिएट हो रहा है, कोई भी एलिमेंट 2 अवयवों से जाके नहीं जुड़ता है, ठीक है ना। इसी की जगह अगर हम दूसरा उदाहरण लेते, f of x बराबर √x, ठीक है। अब हम इसके अंदर अगर सेट हमारे 1 4, ठीक है, 2 एलिमेंट्स लेते हैं, b के अंतर्गत हम लेते हैं 1 -1 -2 और 2, ठीक है। अब अगर मैं देखता हूं कि फंक्शन की इमेज क्या आती है, तो 1, तो √1, √1 क्या होगा, तो √1 जो है वो +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का जब हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर में हमारे पास 1 ही आता है। इसी तरह से √4, तो √4 +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब अगर मैं देखता हूँ कंडीशंस के ऊपर आता हूँ, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर एसोसिएटेड विद एलिमेंट्स ऑफ बी। तो क्या ए के सारे अवयव जो हैं वो बी के साथ एसोसिएटेड हैं, तो 1 के लिए 1 -1 दोनों हैं, 4 के लिए +2 और -2 दोनों हैं, मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरी कंडीशन, एन एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। ए का जो अवयव है वो यूनिकली अद्वितीय रूप से बी के एलिमेंट से संबंधित होना चाहिए, मगर यहां पे जो ये 1 है, ठीक है, ये 1 यहां पर 2 से संबंधित हो रहा है, यूनिकली रिलेटेड नहीं है, अद्वितीय नहीं है, इसकी 2 इमेज है, ठीक है, 2 छाया हैं इसकी। इसी तरह से 4 के लिए भी 2 इमेज आ रही है, 2 और -2। इसका मतलब कि हमारे पास जो ये संबंध है, ये संबंध ये फंक्शन नहीं है, जबकि ये जो संबंध है ये फंक्शन है। यही अंतर आपको याद रखना है, ठीक है। रिलेशन तो यहाँ पे भी ए और बी का था, यहाँ पे भी ए और बी का था, मगर यहाँ पर जो 2 प्रतिबंध थे हमारे पास कि सारे अवयव एसोसिएटेड होना चाहिए और यूनिकली एसोसिएटेड होना चाहिए, वो प्रतिबंध यहाँ पर संतुष्ट नहीं हो रहा। तो इस परिस्थिति में हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो यूनिकली एसोसिएटेड नहीं होने के कारण ये फंक्शन नहीं होगा, केवल संबंध होगा, रिलेशन होगा, जबकि ये x² एक फलन होगा, फंक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी किसी भी दिए हुए रिलेशन के लिए वो फंक्शन है या नहीं है ये डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमारे पास जो ये दोनों फंक्शन होते हैं, दोनों सेट होते हैं a और b, ठीक है। तो अगर एक रिलेशन फंक्शन की तरह से आप इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि हाँ भाई ये फंक्शन है, आपने चेक कर लिया कि ये फंक्शन है, ठीक है। तो इस फंक्शन में जो ये a होता है, जहाँ से आप इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, फंक्शन को हम एक तरह से और समझेंगे अभी प्रैक्टिकली। तो ये समझिए कि ये जो फंक्शन f(x) है, जहाँ से ये x आ रहा है, ये a, ठीक है, ये a जो होता है ये डोमेन कहलाता है, डोमेन या प्रांत, ठीक है। और जो ये b है जहां पर कि ये जा रहा है, ठीक है, ये जो होता है ये कोडोमेन कहलाता है, सह प्रांत, ठीक है, प्रांत और सह प्रांत। अच्छा, अब देखिए
अब अगर मैं इस तरह से फंक्शन को डिफाइन करता हूँ, परिभाषित करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, 1 4 1 4। तो अगर मैं पूछूं कि हमारे पास आना तो b के अवयव थे मगर आए कौन से, तो आपका जवाब होगा कि हमारे पास अवयव आए 1, 4, यही 2 अवयव आए हमारे पास। ठीक है, तो ये जो इमेज होती है या फंक्शन को अप्लाई करने के बाद हमें कौन कौन सी वैल्यू मिली, ये जो वैल्यू होती हैं ये परिसर कहलाती हैं, परिसर या रेंज। ठीक है, तो ये जो होती हैं ये परिसर या रेंज कहलाती हैं। ठीक है, तो डोमेन होता है जहां से ये इनिशियल वैल्यू x की वैल्यू ली जाती है, वो डोमेन होता है यहाँ, या फिर हम कह सकते हैं कि जहां से फ्रॉम a टू b, तो ये जो फ्रॉम है ना, जहां से फंक्शन को परिभाषित किया जा रहा है वो होता है प्रांत, टू जहां पर परिभाषित किया जा रहा है वो होता है सहप्रांत, सहप्रांत। ठीक है, तो ये होता है सहप्रांत। ठीक है, और जो आपको इमेज मिली उन सभी अवयवों का जो सेट होता है, जो समुच्चय होता है, वो होता है परिसर या रेंज। ठीक है, तो ये 3 चीजें हम फंक्शन के साथ, फलन के साथ परिभाषित करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फलन के कुछ और उदाहरण भी लेंगे। ठीक है, उन उदाहरणों से हम समझेंगे कि फंक्शन जो होता है उसको अलग अलग तरह से कैसे परिभाषित किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, कुछ उदाहरण हम लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, चलिए, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। थैंक यू।